वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस में। तो हाँ, आज सुबह मैंने आप सभी के लिए जो डाली थी वीडियो कि हमें पोल साइंस पढ़नी चाहिए या हिंदी पढ़नी चाहिए, किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो उस पर मैंने देखा कि बहुत सारों की इकोनॉमिक्स को लेकर पूछा जा रहा है कि पोल साइंस और हिंदी वाले तो फिर भी कर लेंगे, इकोनॉमिक्स वाले कैसे करेंगे। तो ये जो बात हुई ये मेरे दिल को छू गई। यानी कि आपका तो और भी बुरा हाल है कि पहले इकोनॉमिक्स का आपका एग्जाम है, फिर आपका कौन सा है हिंदी का एग्जाम है, फिर आपका जो है आपका पोल साइंस का है। जिसने कि आर्ट्स ले रखा है उसका बहुत बुरा हाल कर रखा है। यहाँ पर सीबीएसई वालों ने एक भी दिन का गैप नहीं दिया है। यानी कि कैसे करोगे, बहुत ही बहुत टफ काम कर दिया है। सब्जेक्ट्स ऐसे ऐसे हैं कि आप बोर्ड में उन्हें स्किप भी नहीं कर सकते हो। तो अब क्या किया जाए, तो इसी टेंशन को आपकी थोड़ी सी दूर करने के लिए, थोड़ी सी कम करने के लिए मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो। तो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने फिजिकल एजुकेशन में आप सभी के लिए डाली थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वहीं से आपके एमसीक्यूज जो हैं आए थे टर्म 1 के। इसी तरीके से अब की बार क्या होगा, आपके इकोनॉमिक्स के जो एमसीक्यूज हैं वो भी इन टॉपिक्स के अलावा कहीं और से मुश्किल से देखने को मिलेंगे। वैसे तो पूरा पूरा सिलेबस होता है, पूरा सिलेबस करना पड़ता है, पर जो बच्चा पूरा सिलेबस नहीं कर पाता है वो किस चीज पर ज्यादा फोकस करे, जिसकी वजह से उसके मार्क्स क्या है बहुत ज्यादा आए। तो चलिए देखते हैं। पहली बात, समष्टि जो अर्थशास्त्र है आप सभी को काफी टफ लगती है, तो उसी को आज हम यहाँ पर करेंगे। यानी कि उसको भी करेंगे और इंडियन इकोनॉमी को भी करेंगे, पर सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र की बात करूंगी कि उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये मैं अपने आप नहीं कह रही हूँ, ये पूरा एनालाइज किया गया है। आपका जो प्री बोर्ड हुआ था, जो सैंपल पेपर आया था सीबीएसई का, उसको लेकर एनालाइज किया गया है। फिर यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो, और जिस हिसाब से पहले भी एग्जाम आते थे, तो यहाँ पर अगर बात की जाए आपके इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक की, आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत इजी लगेंगे देखने में। यहाँ पर जब मैं समझाऊंगी तब पता चलेगा कि इसके अंदर से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो केवल इतना देखकर आप रुक जाओ तो यहाँ पर ये गलत होगा। अब जो है आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखो, मुद्रा के कार्य व जो उसके आरबीआई के कार्य होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है आपको। नॉर्मली क्या करना, मैं साथ साथ ही बताऊं किस पर ज्यादा फोकस करना है, किसको कैसे समझना है, हर एक चीज यहाँ पर बताऊंगी। तो देखो, जो मुद्रा के कार्य, जो मनी को लेकर जो कार्य है, इसको लेकर मैंने पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, तो काफी अच्छी वीडियो से देखोगे तो समझ में आ जाएंगे आपको बहुत अच्छे से। तो मुद्रा के जो कार्य हैं वो पूछे जाते हैं, वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको एक एमसीक्यू या दो एमसीक्यू मुश्किल से देखने को मिलता है, पर एक दो भी नंबर गवाना अपने लिए खतरे से खाली नहीं होता है। तो उसमें आपका क्या हो सकता है, परसेंटेज में फर्क पड़ सकता है। सॉरी गाइस। तो देखो, तो मुद्रा के कार्य जो है, बस आपको बेसिकली क्या करना है, ऊपर ऊपर से समझना है। इंपॉर्टेंट बस इसमें ये याद रखना है आपको कि मुद्रा का कोई भी कार्य है उसे समझ लिया और फिर उसका नाम याद रखना है कि मुद्रा का ये कार्य। आपको ये याद नहीं रखना टोटल कितने कार्य हैं कितने नहीं है, बस ये ध्यान रखना प्राथमिक कार्य में कौन सा आता है और जो गौण कार्य है उनमें कौन कौन से आते हैं, और मुद्रा के कार्य देख के पहचान में आ जाए, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अब जो आरबीआई के कार्य हैं वो भी ध्यान रखने हैं, आरबीआई के कार्य भी क्या आपको समझने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है। तो इन दोनों में से क्वेश्चन आते हैं आपके पक्का, तो इसलिए बता रही हूँ। तो आरबीआई कार्य भी समझने हैं आपको, और ध्यान रखना है कि ऐसा ही समझना है कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप देखकर पहचान जाओ। तो केवल यहाँ पे समझने की बात है, ज्यादा रटने की बात नहीं है आपको। अब सीरियस पॉइंट कौन सा आता है, आपका जो चैप्टर 3 है मुद्रा वाला, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका मौद्रिक नीति है। यानी कि जो आपका CRR, जिसमें आपकी मौद्रिक नीति गुणात्मक और चयनात्मक दोनों अलग अलग होती है, मात्रात्मक भी। तो वो जो दोनों अलग अलग होती है, उसमें आपका CRR SLR हो गया, ठीक है, और खुले बाजार की क्रियाएं हो गया, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनमें से आपके पक्का पक्का आते हैं, जो रेपो रेट हो गया, या फिर जो आपकी जो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट हो गया, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन होती है। तो सीबीएसई को पता है, और इसके साथ साथ अगर बड़े एग्जाम भी देते हैं और इकोनॉमिक्स का हम लेते हैं सब्जेक्ट, अपने आगे कोई भी एग्जाम दे रहे हो 12th के बाद, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, तो उसमें आपका ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट होता है। चाहे बैंक की तैयारी करोगे आगे जाकर, तो उसमें भी ये टॉपिक पक्का आता है। तो इसलिए आप तो सीबीएसई में आपके में लगा हुआ है चैप्टर, तो आपके में तो आना पक्का ही है। तो इसलिए आपको इन पर ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान देना, समझना है बहुत अच्छे से। और इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केवल और केवल इकोनॉमिक्स के लिए जो लिंक होंगी वो सारे के सारे दूंगी मैं, ठीक है।
अब देखो, चाहे इंडियन इकोनॉमी का आप सभी को पता नहीं है, हमने पूरा सिलेबस करवाया हुआ है, बस एमसीक्यूज नहीं करवाए हैं। काफ़ी चैप्टर्स के वो करवा दिए जाएँगे आप सभी के, पर टेंशन मत लेना। पर आपको क्या समझना है, एमसीक्यू कैसे करोगे? जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कोई एमसीक्यूज नहीं होने वाले आपके। तो इसलिए पहले समझना है आपको। अब देखो यहाँ पे इनके एमसीक्यूज भी हैं और चैप्टर भी समझाया गया है, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर और बात करूँ तो जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा है, इस वाले में इतना इम्पोर्टेंट नहीं लिखा है। तो फोकस करने वाली चीज़ों में मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है। तो भुगतान शेष के जो घाटे हैं वो आपको बहुत अच्छे से, पहली बात भुगतान शेष होता क्या है, नॉर्मली ये समझ लिया। फिर जो भुगतान शेष के घाटे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, अगर मैं कहूँ सीधे कि भुगतान शेष के घाटे समझ लो और करके आ जाओ, इम्पॉसिबल है ना। उसके लिए आपको उसका इंट्रोडक्शन भी आना चाहिए। तो भुगतान शेष समझ लो, फिर घटक जो है उसके, जैसे कि जो चालू खाता और पूंजी खाता है, इसमें भी 3-3 टाइप दिए गए हैं इनके, वो तीनों टाइप समझ लो। चाहे असर्शन में आए, चाहे कैसे भी आए, चाहे आपके घुमा फिरा कर आए, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं। तो चालू खाता और पूंजीगत जो खाता है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी काम चलेगा, ठीक है? और प्रबंधित तरलशीलता जो है, इससे पक्का एक क्वेश्चन देखने को मिला मुझे, चाहे वो सैंपल पेपर हुआ, चाहे वो प्री बोर्ड हुआ आपका, तो इसलिए ये भी देख लो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पर ये बात होगी इसकी। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सरकारी बजट का जो उद्देश्य है, उसको लेकर भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो 1 या 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाते हैं, नॉर्मली 1 ही मिलता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है मैं जैसे बता दिया किसमें से ज़्यादा आते हैं। तो सरकारी बजट का जो उद्देश्य है, तो उसको लेकर या तो उसकी डेफिनेशन को लेकर पूछ लेंगे, या फिर उसके उद्देश्य को लेकर पूछ लेंगे कि इनमें से कौन-सा जो विषम है, इनमें से कौन-सा जो है अलग है, या फिर इनमें से जो सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है, या फिर सरकारी बजट का उद्देश्य कौन-सा है। तो इस तरीके से घुमा फिरा के पूछ लेंगे। तो घुमा फिरा के क्या सीधी-सी बात होती है, और ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है, सरकारी बजट के उद्देश्य से पूछ रहे हैं तो। ठीक, तो आपको पता होने चाहिए कौन-कौन से सरकारी बजट के उद्देश्य हैं। अब अगर और बात करूँ मैं, अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक की, तो उसमें आपका जो बजट के जो घटक हैं, वो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके, जिसमें बजट प्राप्तियाँ आ जाती हैं, जिसमें 2 तरीके की डिवाइड की गई है, इसी तरीके से बजट व्यय आ जाता है, जो 2 तरीके से डिवाइड किया गया। तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आना चाहिए इसका आपको। और इन सब की वीडियोज़ जितनी मैंने ऊपर बताई है, इन सब की वीडियोज़ मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूँगी, जाना और देख लेना। ठीक? समझना बहुत इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों को। अब इसके बाद जो है आपका जो कर है, हाँ, जो कर जिसे हम टैक्स कहते हैं, वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। वो आपका अभिकथन में आ जाता है, जो असर्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, या फिर किसी तरीके से भी क्वेश्चन होते हैं, या फिर पूछ लिया जाता है कि इसमें से अप्रत्यक्ष कर कौन-सा नहीं है, और ऑप्शन में बता दिए जाते हैं 3-4 कर जो है, आयकर वगैरह दे देते हैं उसमें। फिर पूछ लेते हैं, या फिर उसकी जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं उसकी विशेषता, या फिर प्रत्यक्ष कर की जो विशेषता होती है। वैसे प्रगतिशील कर और प्रतिगामी कर जो होते हैं, इतने पूछे नहीं जाते, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक बार समझ लेना। पर जिस पर ज़्यादा फोकस करना, उसकी बात यहाँ पर बता रही हूँ। यानी कि सिलेबस तो पूरा कवर करना है, समझ सब कुछ लेना, पर यहाँ पर जो जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना, वही बात यहाँ पर बता रही हूँ। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर है, उस पे ज़्यादा फोकस करना आपको इम्पोर्टेंट है। और ये बजट प्राप्ति और बजट व्यय पे बहुत फोकस करना है आपको। चालू और पूंजी खाते पे बहुत फोकस करना है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, प्रबंधित तरलशीलता को। और ये मौद्रिक नीति के जितने भी हैं, सीआरआर वगैरह, इन सब पर ज़्यादा फोकस करना। और इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई हुई है, उसे देख लेना इन सबको समझने के लिए, ठीक है? और जो चीज़ें हैं उनको क्लियरली जो समझना है, बस केवल वो करना है, पर इनको बहुत-बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है? अब देखो, इसके साथ-साथ जो आपका बजट घाटा है, या फिर जिसे हम जो सरकारी बजट भी कहते हैं, सॉरी, सरकारी घाटा भी कहते हैं, बजट नहीं, सरकारी घाटा फिर बजट घाटा। इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है, यानी कि किसको कहा जाता है सरकारी घाटा, या फिर जो बजट घाटा किसको कहा जाता है। अब इसके जो घटक होते हैं वो इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके 3 घटक होते हैं, राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटा। ठीक है, ये 3 घटक है। इन तीनों घटक जो हैं, इन तीनों घटक के आपको क्या आने चाहिए, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसके आपको जो फ़ॉर्मूले होते हैं वो भी आने चाहिए, किस तरीके से निकाल सकते हैं वो भी आना चाहिए। यानी कि कुछ आपको दे दी जाती है और फिर कहा जाता है कि ये निकालो, प्राथमिक घाटा निकालो, तो वो भी आना चाहिए। क्वेश्चन भी आने चाहिए, और आपको इसका फ़ॉर्मूला भी आना चाहिए, और कुछ बातें इसको लेकर आपको बताई जाती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था में। अगर प्राथमिक घाटा हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, राजस्व घाटा हो जाता है तो क्या होता है, राजकोषीय घाटा हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला। तो ये हो गया आपके समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी को बता दिए। अब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, तो उससे पहले फटाफट लाइक कर दो, क्योंकि देखो आप सभी के लिए मेहनत कर रही हूँ मैं, आप सभी के लिए रातों को जगकर आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो अब लाइक तो बनता है ना। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, तभी आप सभी की जो इकोनॉमिक्स की तैयारी है फटाफट बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। ठीक।
अब देखो, हाँ, बहुत बड़ा हो गया ये वाला तो। अब जो आपकी इंडियन इकोनॉमी है वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। उसमें बस आपको क्या है, कॉन्सेप्ट समझना होगा, यहाँ से आप अपने मार्क्स जो हैं अच्छे स्कोर कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें केवल समझने वाली चीज़ें हैं। इंडिया की हो गई है तो इसलिए आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। पर इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि किसमें से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत अच्छे से कवर कर जाओगे, ठीक है? अब यहाँ पर अगर बात करूँ मैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी अपना चैप्टर, इसमें से क्या चीज़ें करनी है आपको? बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक क्षेत्र किस तरीके का था, कृषि क्षेत्र किस तरीके का था, किस प्रकार की जो कृषि की जाती थी, ठीक? और उस टाइम पे जो ब्रिटिश रहे थे हमारे, उस काल में क्या-क्या हुआ था? जो आपके जो क्या कहा जाता है, जो आपका जो हस्तशिल्प होता है, हाँ, हस्तशिल्प जो होता है, वो किस तरीके का था, किस तरीके से पतन हो गया उसका, रेल का आगमन कब हुआ, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं जो आपको इसमें से कवर करने हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो हमारी वीडियो देख सकते हो और इसके साथ-साथ जो सपोर्ट मटेरियल होता है आपका, उसे रीड करो। काफ़ी बेनिफिट आपको यहाँ पर दिलाएगा, वो सपोर्ट मटेरियल को रीड करोगे, बहुत कम टाइम में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी यहाँ पर। इसके साथ-साथ हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके अपने इंडियन इकोनॉमी के जितने चैप्टर्स हैं सारे के सारे करवाए हुए हैं आप सभी के टर्म 1 के। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक देखो और वीडियो देखनी स्टार्ट करो। पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी अब, ना तो फिर तो देख लो फिर क्या होने वाला है। तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर की हैं। आपको एक बारी वीडियो देख ली तो फिर दोबारा से आपको बुक उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन इकोनॉमी ऐसी चीज़ है आपकी जिससे आप क्या है, मिनटों में समझ सकते हो और मिनटों में क्या है, अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हो बहुत ज़्यादा। अगर आप बात करूँ, भारत में जो पंचवर्षीय योजना है उसमें आपकी सबसे पहली बात तो ये पूछ लिया जाता है कि भारत में कौन-सी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है आपकी महालनोबिस 20 वाली, तो उसको लेकर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे आपके प्री बोर्ड में भी, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में फोकस करना, ठीक है आप? और कब से स्टार्ट हुई, किस मॉडल पर आधारित है, कौन, मतलब कि जो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, जो आपके पोल साइंस में पूछे जाते हैं, जिसके पास आर्ट्स होगी उसे पता होगा। तो पंचवर्षीय योजना को लेकर जो क्वेश्चन है मैंने बता दिया किस तरीके से पूछे जाते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? प्रथम का क्या था? कब शुरू हुई थी? और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है? अब जो है ये पूछ लिया जा सकता है कब खत्म हुई? इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना? इस तरीके से कुछ क्वेश्चन्स जो है आपके पूछ ले जाएँगे इसमें से। तो आपको समझ लेना, कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया तो क्लियर हो जाएँगी चीज़ें। कृषि, कृषि को लेकर आप इसमें तकनीक वगैरह जो है उनको लेकर पूछ लिया जाता है। कृषि में क्या-क्या सुधार हुए वो इम्पोर्टेंट है इसमें सबसे ज़्यादा। तो कृषि में जो-जो सुधार हुए मैं कह रही हूँ ना, एक बारी वीडियो देख लो, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वीडियो देख लो, आपके एमसीक्यू सारे कवर हो जाएँगे एमसीक्यूज़, ठीक है? तो वीडियोज़ देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी। उद्योग वगैरह जो है उसका ढाँचा आधारित जो संरचना है उसको लेकर पूछ लिया जाता है। तो करना तो पड़ेगा अब हमें। अब देखो, विदेशी जो भारतीय व्यापार है वो पूछ लिया जाता है, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। पर आपका मोस्टली मैंने क्वेश्चन देखे हैं, पंचवर्षीय योजना से भी देखे हैं, इनसे भी देखे हैं, और साथ-साथ जो आपके मोस्टली क्वेश्चन है, जो नई आर्थिक नीति है, इसके कॉन्सेप्ट को लेकर भी पूछा जाता है, ठीक है? और एलपीजी जो नीति है वो क्यों अपनाई, ये भी पूछ लिया जाता है। तो साथ-साथ जो एलपीजी नीति है उसमें आपकी जो उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइज़ेशन यानी कि वैश्वीकरण, ये 3 जो चीज़ें हैं उसको लेकर आपके क्वेश्चन आते हैं। तीनों को अच्छे से समझ लो, क्या-क्या सुधार हुए थे तीनों में ये भी समझ लो, तो अच्छे से कवर कर लो इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है? कवर करोगे ज़्यादातर क्वेश्चन इससे कवर हो जाएँगे आपके। और फिर आपका निर्धनता जो है, इसमें से आपके भी जो क्वेश्चन मैंने देखने को मिले कि निर्धनता से पूछे जा रहे हैं। निर्धनता में आपके 2 प्रकार की जो निर्धनता होती है, सापेक्ष और निरपेक्ष, इसको लेकर पूछा जा रहा है, ठीक है? फिर इसमें जो आपके कार्यक्रम जो हैं, उसमें आपके कार्यक्रम में जो महात्मा गांधी वाला जो कार्यक्रम है, वो यानी कि मनरेगा वाला जो कार्यक्रम है, उसको लेकर मोस्टली पूछा जाता है, हमेशा से रहा है। तो कार्यक्रम जो है हमेशा से पूछे जाते थे। अब तो देखो एमसीक्यू आपके लिए बहुत आसान हो गया, कुछ चीज़ें याद करनी है बस आपको, पहले लिखना होता था हर चीज़ को, हर यानी कि कार्यक्रम पूछ लिया तो जितने उसके 6-7 कार्यक्रम सारे के सारे लिखने पड़ते थे निर्धनता को दूर करने के लिए। अब बस आपसे क्या है, उनके जो कारण मतलब कि जो मनरेगा वगैरह है, बस मनरेगा
बाद में नाम पड़ा, पहले उसका नरेगा था, तो कब नाम पड़ा उसका मनरेगा, मनरेगा में क्या होता है, 100 दिनों के लिए वो जो है, वो रोज़गार जो उपलब्ध करवाया जाता है सरकार के द्वारा, वो सारी चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिस करोगे तभी जो चीज़ें हैं वो कवर होंगी। इन कैसे करनी है अब यहाँ इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस, इस पे भी चलो बात कर ही लेती हूँ मैं। देखो, आपके लिए क्या चीज़ आसान है यहाँ पर, आपके लिए इंडियन इकोनॉमी जो है आसान है। चाहे वो मिडल टाइप का बच्चा हो, चाहे टॉपर टाइप का बच्चा हो, चाहे बिल्कुल ही वीक हो। तो यहाँ पर हर किसी के लिए इंडियन इकोनॉमिक्स में स्कोर करना काफ़ी अच्छा है। तो क्या करना है आप सभी को, अपना इंडियन इकोनॉमी के देखो चैप्टर भी ज़्यादा है, 7 लगातार चैप्टर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इंडियन इकोनॉमी का या तो 1 चैप्टर या फिर 2 चैप्टर एक दिन में उठाओ, कवर करो, और इसके साथ-साथ जो आपके समष्टि अर्थशास्त्र है उसका 1 चैप्टर आपको कवर करना होगा, और ध्यान रखना होगा कि जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उसे कवर करो, ठीक है? तो इस तरीके से तैयारी करोगे तो कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको सैंपल पेपर कर लेने हैं। प्री बोर्ड अपना सॉल्यूशन जो होगा वो कर लेना है। ठीक? तो इससे आपकी काफ़ी सारी तैयारी हो जाएगी इकोनॉमिक्स के लिए। और करंट के कुछ 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको लेकर तो हम कुछ नहीं बता सकते। अगर करंट का कुछ पूछ लिया जा रहा है, तो वो तो इम्पॉसिबल है, करंट का तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अब हाँ, ये है कि आपका कुछ यहाँ पर जैसे जीएसटी वगैरह जो है लगा हुआ है, जीएसटी को लेकर करंट का पूछा गया था। तो जीएसटी को लेकर आपको करंट की जो भी चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है, कब लागू हुआ था, कैसे लागू हुआ था, क्या चीज़ है इसमें, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी इसमें आपको, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ ध्यान रखनी होंगी आपको। तो इस तरीके से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रख के पढ़ोगे तो सारी चीज़ें कवर होती जाएँगी। अब जो है हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो कैसी लगी वीडियो तो लाइक करके बताना, शेयर करना और कमेंट में बताना कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।